बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 46 की पार्ट 3 की वीडियो को। अब हम लोग फ्लोरोकोजोनोन्स को डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल है। लेकिन इससे पहले प्रीवियस पार्ट के अंदर जो बातें मैंने सही, मुझे लगता है कि एक दो बातें मिस हो गई, जैसे एक्सप्लेन नहीं की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो बात है आपकी पीएच के बारे में। सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोपियम की पीएच में क्या फर्क आता है। सल्फोनामाइड्स एसिडिक होते हैं, जबकि ट्राइमेथोपियम वीक बेस होती है। सही होगी बात। अब ट्राइमेथोपियम की वीक बेस होने से होता है क्या, देखो जो बेस है ना वो एसिड के अंदर बड़े अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सही बात है एसिड बेस आपस में डिसॉल्व होंगे। वेयर एज अगर एसिड एसिड में जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, वो अलग से, वो इतना सॉल्युबल नहीं होगा उसके अंदर। सही होगी बात। तो होता बेसिकली क्या है, अभी जो वजाइनल फ्लूइड्स हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स हैं, इनकी पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है, ठीक है। अब ट्राइमेथोपियम बेस है, तो ये बेस एसिड के अंदर अच्छे से घुल मिल जाती है, और इसी वजह से ट्राइमेथोपियम की कंसंट्रेशन इन फ्लूइड्स में ज़्यादा होती है। तो आपके एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू है जिसके मुताबिक बताते हैं कि ट्राइमेथोपियम की जो कंसंट्रेशन ब्लड में होती है, तो केवल उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी टिश्यूज में, फ्लूइड्स वगैरह में भी हो जाती है, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छी है। मेरे सल्फोनामाइड्स के एसिडिक होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है कि जब ये एसिडिक यूरिन में जाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ द ड्रग होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से हमने सल्फोनामाइड्स की टॉक्सिसिटी पढ़ी थी कि वो एसिडिक यूरिन में क्रिस्टल्स फॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टलूरिया, हेमाटोरिया वगैरह करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। सही की बात। अच्छा, टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइमेथोपियम के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ट्राइमेथोपियम हाइपरकैलीमिया भी कॉज करता है। ये बात मेरी कर्जक में नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर आपको पूछ लेते हैं तो आप देखो, तो एक दो होगी ना, एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ग्रेनुल, ये वाली बात हो जाएगी। और दूसरा हमने कहा था कि एड्स वाले पेशेंट के अंदर अगर कॉम्बिनेशन देंगे तो उसमें भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। अब तीसरी बात आप याद रख सकते हैं कि ये हाइपरकैलीमिया कॉज करता है। सही हो की बात। अच्छा, और ये जो ग्रेनुलोसाइटोपिनिया है ना, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ट्राइमेथोपियम के साथ साथ फॉलिनिक एसिड भी दे दें। फॉलिनिक एसिड को लीकोवोरिन भी कहते हैं। अब ये एग्जाम में आ जाएगा आपको कि किस एंटीबायोटिक के साथ लीकोवोरिन दी जाती है, या ट्राइमेथोपियम के साथ लीकोवोरिन क्यों देते हैं, तो वो ग्रेनुलोसाइटोपिनिया को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। मेरी मतलब फॉलिक एसिड, अगर एंटी फॉलिक ड्रग है ना ये, तो फॉलिक एसिड की सप्लाई को हम बहाल रखते हैं ताकि ग्रेनुलोसाइटोपिनिया ना हो। सही है। तो ये दो तीन बातें थी जो मैं प्रीवियस पार्ट की वीडियोस में ऐड करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं हम फ्लोरोकोजोलॉन्स की तरफ। अच्छा, फ्लोरोकोजोलॉन्स के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा हमारे पास डायग्राम है, या कह लो एक पिक्चर है। इस पिक्चर से हमें इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद करना आसान हो जाएंगी। तो इस पिक्चर को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, ताकि एक बेसिक्स हमारी डेवलप हुई भी हो ना, तो इस पार्ट में हम लोग इंशाल्लाह फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्लोरोकोजोलॉन्स की फार्माको का। थोड़ा सा मैं आपको नाम बता देता हूँ, जरिए बता, अगले पार्ट में दोबारा हम नाम रिवाइज करेंगे तो याद करना आसान हो जाएंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। तो बेसिकली फ्लोरोकोजोलॉन्स का नाम है फ्लॉक्सासिन आता है, फ्लॉक्सासिन। सही की बात। तो ये तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो अक्सर फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बेसिकली 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल्दो हर ड्रग के चारों कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, हर ड्रग के चारों कंपोनेंट्स मेंशन भी नहीं किए हुए होते। तो मैंने आपको बताया हुआ है आदमी होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ओरली देते हैं, अच्छा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अलबत्ता एंटासिड्स के साथ, या ऐसे फूड्स जिनके अंदर मल्टीवेलेंट कैटाइंस हो, क्या मतलब है, जैसे कैल्शियम है, तो मिल्क वगैरह के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल टेट्रासाइक्लिन्स की भी एब्जॉर्प्शन मिल्क से इफेक्ट होती है। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे भी आगे हमारे पास कि इसकी भी एब्जॉर्प्शन मिल्क से, एंटासिड से, क्योंकि एंटासिड्स में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम भी बड़ा कैटाइन हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम भी बड़ा कैटाइन होगा। तो ये बड़े कैटाइंस वगैरह से इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी इफेक्ट होती है। डन हो गया। फिर आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहते हैं पेनिट्रेट मोस्ट बॉडी टिश्यूज। तो अलबत्ता नॉरफ्लॉक्सासिन जो होता है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन में इतना अच्छे प्लाज्मा लेवल्स नहीं अटेन कर पाता, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो अच्छे हैं, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है। सही की बात। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो ज़्यादातर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं होते आपके लिवर के अंदर, ऐसे ही किडनी के थ्रू निकल जाते हैं। इसी वजह से अगर रीनल डिसफंक्शन है तो हमें डोज कम करने की जरूरत होती है कि यार रीनल डिसफंक्शन है तो डोज थोड़ा कम करो। सिर्फ एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ऐसा है जो किडनी से डायरेक्टली निकलने के अलावा मेटाबोलाइज भी होता है लिवर में, इसलिए किडनी फंक्शन खराब हुआ है तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की डोज इतनी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बाकी सारों की डोज हमें चेंज करने की ज़रूरत है। डनो की बात।
एलिमिनेशन की बात करें तो पढ़ तो लिया है कि किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो रहे होते हैं, सिर्फ मॉक्सीफ्लोक्सासिन है जो किडनी के अलावा बाइल के थ्रू भी एलिमिनेट होगा, बाकी सारे किडनी ही के थ्रू एलिमिनेट हो रहे होते हैं। और किडनी में जो एलिमिनेशन है वो खास तौर पे ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के तहत होती है। यानी कि जो आपका नेफ्रॉन है उसमें ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है या डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है, एटीपी यूज करके इस ट्यूब्यूल के अंदर इस ड्रग को सिक्रीट किया जाता है ताकि ये ड्रग एलिमिनेट हो जाए थ्रू यूरिन। और अगर आप इस ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं या ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रही है इसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोबेनेसिड दे सकते हैं। ये प्रोबेनेसिड कोई नई चीज़ तो नहीं है, यही वाली बातें हम लोगों ने जब पेनिसिलिन पढ़ी थी तब भी हमने कहा था कि वो भी आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन के तहत निकल रही थी और उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोबेनेसिड दे सकते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन में भी प्रोबेनेसिड की बात स्टडी की थी, अब हम दोबारा ये वाली बात प्रोबेनेसिड वाली बात स्टडी कर रहे हैं। हाफ लाइफ की बात की जाए तो 3 to 8 आवर्स ज़्यादातर फ्लोरोक्विनोलोन्स की हाफ लाइफ होती है। यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं, जिसमें बस एक प्रोबेनेसिड वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, बाकी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। और हाँ, एंटासिड के साथ ना दो, यही एक दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी तो बस ये खाना पूरी होती है। आगे आ जाइए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारे एंटीबायोटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता है कि आपने ये भूल जाने हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, हर एक अपना अपना मैकेनिज्म, तो इसलिए वो ना ये ज़रूर पूछते हैं। ठीक, फ्लोरोक्विनोलोन्स बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस के साथ पंगा करते हैं। होता बेसिकली क्या है, नहीं होता जब डीएनए सिंथेसाइज होना होता है या डीएनए डिवाइड करना होता है तो आपको पता है कुदरती तौर पर तो डीएनए बहुत ज़्यादा कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब उस कॉइलिंग को थोड़ा खोलने के लिए ज़्यादा अगर थोड़ा सा खुलेगा फिर ही वो डिवाइड हो सकेगा ना। आपको पता है दोनों स्ट्रैंड्स ने अलग अलग होना होता है, फिर दोनों स्ट्रैंड ने डुप्लीकेट होना होता है, वो एक मदर स्ट्रैंड होता है और वो सादा के। तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए उस सुपर कॉइल्ड डीएनए को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा खुल जाएगा तो फिर हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर हम इसको दोनों एंड्स को खोलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लीडिंग स्ट्रैंड, लैग स्ट्रैंड वगैरह बनेंगे और हम डिवाइड कर लेंगे। इसको खोलने के लिए बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम है डीएनए गायरेज। सही होगी बात, डीएनए गायरेज, हाँ डीएनए गायरेज। ठीक है, तो जो आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो इस डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो डीएनए है ये सुपर कॉइल्ड फॉर्म में ही रहता है, ये खुल नहीं पाता। जब खुलेगा नहीं तो डिवाइड नहीं हो सकेगा, और अगर डिवाइड नहीं होगा तो बेचारा फौत हो जाएगा, या एटलीस्ट कह लो कि उसकी ग्रोथ तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने डीएनए को फारे कर दिया तो फिर फौत हो जाएगा। ओके हो गया, तो वो बता रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स आर यूजुअली बैक्टीरिसिडल। अच्छा, किस पे एक्ट करते हैं ये डीएनए गायरेज ही के फर्दर कंपोनेंट को देखा जाए या तो टोपो आइसोमरेज 2 पे एक्ट करते हैं और टोपो आइसोमरेज 4 पे एक्ट करते हैं। तो 2 छोटा नंबर है, बेसिकली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में टोपो आइसोमरेज 2 पे एक्ट करते हैं और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में टोपोमरेज 4 पे एक्ट करते हैं। नेगेटिव करोगे तो कम हो जाएगा, जाहिर बात है 3-1 करोगे तो 2 बनेगा। ठीक है, 3+1 करोगे तो 4 बनेगा, इसलिए नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए टोपोमरेज 2 पे एक्ट करते हैं और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर टोपोमरेज 4 पे एक्ट करते हैं। सही होगी बात, तो ये तो चीज़ें होप्स हो के आसान हो गई होगी समझना। अच्छा, इसके अंदर भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की तरह पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब ये है ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कम होने के बाद भी बैक्टीरिया की डेथ होती रहती है। ठीक है, अब इसकी रीजंस हमने पहले भी स्टडी की थी। एक हमने कहा था कि ये इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है बैक्टीरिया को कि बैक्टीरिया अपने डैमेज से रिकवर ही नहीं हो पाता, इस वजह से बैक्टीरिया बाद में भी डेथ उसकी होती रहती है। दूसरा हमने कहा था कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फैगोसाइटोसिस इतनी अच्छी शुरू हो जाती है कि आपके फैगोसाइट्स का एक मोमेंटम बन जाता है। अब आपका एंजाइम, ये जो एंटीबायोटिक है ये चाहे कम भी हो जाए, फैगोसाइट्स बैक्टीरिया की वाट लगा देते हैं। और तीसरा हमने ये कहा था कि चाहे ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाती है लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है ये टिश्यू के अंदर चला जाता है या बाउंड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए ब्लड में तो कंसंट्रेशन कम हो गई है लेकिन वो जो बाउंड हुआ है वो जगह जगह बैक्टीरिया को मारता रहेगा। तो इन सारी वजूहात से पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। डन, तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी स्टडी कर लिया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीएनए गायरेज पे एक्ट करके ये डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और इसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है। बस बाकी बातें भूल भी गई तो खैर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा है कि सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब आपको ये जनरेशन का नहीं पता होगा, इंशाल्लाह अगली पार्ट की वीडियो में स्टडी करेंगे। ये सारी जनरेशन ही स्टडी करनी है हमने, जैसा कि ये दादा बच्चे ये सारे मुख्तलिफ जनरेशन हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। पार्ट 4 की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा,
तो अब वो कह रहे हैं सेकेंड जनरेशन जो है उनके खिलाफ खासतौर पर ज़्यादा रेजिस्टेंस आई है, बल्कि स्पेशली कैम्पाइलोबैक्टर जर्जरी हो गया, गोनोकोकाई हो गया, इनके अंदर काफ़ी रेजिस्टेंस आ गई है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, सूडोमोनास, रिजिनोजा, सीरेशिया, इन सब के अंदर भी मतलब काफ़ी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग कम कर दी जाती है, यानी कि इफ्लक्स पंप के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो ड्रग को अपने अंदर जमा ही नहीं होने देता, ठीक है। या तो ये काम करता है कि जो आ गया उसको निकालना शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ इफ्लक्स पंप, या फिर बैक्टीरिया अपने जो पोर्स हैं उनके स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज करता है कि ये ड्रग एंटर ही ना हो पाए, ठीक है। तो पोरेन स्ट्रक्चर को चेंज करके या इफ्लक्स पंप के जरिए अपने अंदर कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होने देता। तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, ये पता नहीं मैंने किस तरह के स्पेलिंग लिखे हैं, एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर लेता है बैक्टीरिया। ये हो गया रेजिस्टेंस का पहला मैकेनिज्म, ठीक है। अब बता रहे हैं कि इफ्लक्स मैकेनिज्म अपीयर टू बी रीजनेबल फॉर रेजिस्टेंस इन, मतलब ये इफ्लक्स मैकेनिज्म खास तौर पे किन किन के अंदर होते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, इन सारों में। दूसरा मैकेनिज्म जो कि कुछ बैक्टीरिया में होता है वो ये है कि वो बैक्टीरिया कहता है कि यार ये आके डीएनए गायरेज पे एक्ट कर रहा है ना। डीएनए गायरेज खुद क्या है? एक प्रोटीन है, जाहिर बात है कोई ना कोई डीएनए, कोई ना कोई जीन्स होंगे जो कि डीएनए गायरेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया अपने उन जीन्स से कहता है भाई खुदा का वास्ता है ऐसा डीएनए गायरेज बनाओ जिसको फ्लोरोक्विनोलोन्स छू ना सके, ऐसी की तैसी। समझो की बात? तो यहाँ पे आप देखते हैं बेसिकली कि म्यूटेशन इन क्विनोलोन रेजिस्टेंट डिटर्मिनिंग रीजन, ये जो गायरेज ए जीन है इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा डीएनए गायरेज इनकोड होता है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स को कहता है चल मैं नहीं मानता तुम्हारी। समझ के बाद ये वाला रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म गोनोकोकाई, निजेरिया गोनोराई यानी कि गोनोकोकाई के अंदर पाया जाता है। क्योंकि जो इफ्लक्स पंप वाला था वो बाकी बैक्टीरिया में ज़्यादा पाया जाता है और रेजिस्टेंस वाला इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ओवरऑल अगर पूछे फ्लोरोक्विनोलोन्स की रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, तो नंबर 1 इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन को कम करके, नंबर 2 म्यूटेशन इन द जीन्स करके। बस इतनी सी बातें याद रखना तो बहुत है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।